श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is My For Husband and this story is begin from chapter 83 to 84 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। लीजा शेल्वी के गुस्से से फोन रखने पर मन ही मन कहती है, लगता है मैंने गलत टाइम पर मजाक कर दिया, इसीलिए यह अचानक से ये शांत फुलझड़ी पटाखा बन गई है। ये कहकर वह थोड़ा सा हंस देती है और फिर शेल्वी के काम में लग जाती है। दूसरी तरफ शेल्वी लीजा की बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और फिर गुस्से में ही कहती है, भला मैं ऐसे इंसान की मदद लेने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ जिसने मुझे अपने घर में कैद करके रखा है। मेरे आने जाने पर हर वक्त पाबंदी लगाता रहता है। मैं उसके सामने अपनी मदद की भीख मांगू, हरगिज नहीं। मैं उसके सामने मरना पसंद करूंगी पर मदद कभी भी नहीं। ये सोचते हुए शेल्वी के हाथों की मुट्ठियां कसने लगती हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है और शाम हो जाती है। शाम को लीजा का शेल्वी के पास फोन आता है और वह एक्साइटमेंट के साथ कहती है, शेल्वी मेरी जान, तू अब मुझे बड़ी सी पार्टी देने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं मॉडल का इंतजाम कर लिया है। बस तू अब टाइम बता कि कब मुझे पार्टी दे रही है। शेल्वी भी खुश होकर कहती है, अरे जब तू कहे तब मैं तुझे पार्टी दे दूंगी। इसमें लीजा कहती है, ठीक है तो हम कल मिलेंगे, मुझे तुझसे ढेर सारी बातें भी करनी है। शेल्वी कहती है, हाँ ठीक है कल मिलते हैं। फिर बस दोनों थोड़ी देर और बातें करती हैं और उसके बाद फोन कॉल को रख देती हैं। सुबह का वक्त जर्मनी में क्रिस्टोफर जर्मनी पहुंच चुका था। रात में निकलने के कारण वह जर्मनी सुबह के वक्त पहुंचा था। उसके और बाकी सभी टीम मेंबर को जर्मनी के सबसे फेमस होटल रिसोर्ट में ठहरने का इंतजाम किया गया था। क्रिस्टोफर 2 प्लेन से उतरने के बाद ही तुरंत क्रिस्टोफर इस होटल रूम में आ गया था। उसने इसके बाद एक बार भी जस्टिन से बात करने की कोशिश नहीं की थी। वही जस्टिन भी क्रिस्टोफर से बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए उसने क्रिस्टोफर से बात करके उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं की। क्रिस्टोफर यहाँ आकर सबसे पहले थोड़ा आराम करना चाहता था, क्योंकि उसे दोपहर से ही अपने आने वाले मैच के लिए प्रमोशन करना था, इसलिए उसे एक अच्छी नींद की जरूरत थी। तो वह यहाँ आते ही सबसे पहले अपना नाश्ता कंप्लीट करके सोने के लिए चला गया था। दोपहर के करीब 12 o'clock बजे क्रिस्टोफर गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसे अपने रूम के दरवाजे पर नॉक सुनाई देता है। पहले तो क्रिस्टोफर उसे इग्नोर करके सो जाता है, लेकिन बार बार से नॉक होने पर क्रिस्टोफर फ्रस्ट्रेट होकर डोर को ओपन कर देता है। तो उसे सामने मिस्टर जॉनसन दिखाई देते हैं, जो कि थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे थे। क्रिस्टोफर जब उन्हें ऐसे देखता है तो उनकी तरफ कंफ्यूजन से देखकर कहता है, क्या हुआ मिस्टर जॉनसन, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसमें मिस्टर जॉनसन कहते हैं, क्रिस्टोफर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। इवेंट ऑर्गेनाइजर ने कहा है कि हमें प्रमोशन अगले 1 घंटे में ही अपना प्रमोशन शुरू करना होगा, क्योंकि यहीं पर फिर दूसरे टीम का प्रमोशन होगा। क्रिस्टोफर थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, लेकिन हमने तो पहले से ही इस स्टेडियम को बुक करके रखा है, फिर वह लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मिस्टर जॉनसन कहते हैं, हाँ लेकिन अगर दूसरी टीम का प्रमोशन आज ही होगा तो इससे फायदा हमारी टीम को ही होगा। अगर 2 टीमों का प्रमोशन अगर एक ही दिन होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर पाएंगे और उन्हें एक साथ आने वाले मैच के लिए इंटरेक्ट कर पाएंगे, जो कि मुझे भी काफी हद तक सही लग रहा था, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी है। तो प्लीज तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ। क्रिस्टोफर को मिस्टर जॉनसन की बात पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से को वहां पर जाहिर नहीं करता, लेकिन गुस्से से तुरंत ही दरवाजे को बंद कर देता है। बाहर खड़े मिस्टर जॉनसन समझ जाते हैं कि क्रिस्टोफर को उनकी यह बात पसंद नहीं आई है, लेकिन मिस्टर जॉनसन तो इसी बात से खुश थे कि क्रिस्टोफर ने उनके मुंह पर सीधे रिजेक्ट नहीं कर दिया, क्योंकि कई बार क्रिस्टोफर को जब उसे कोई बात पसंद नहीं आती थी या कि कोई भी उसके रूल के खिलाफ होता था तो वह मुंह पर ही मना कर देता था, चाहे उससे कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो रहा हो। पर क्रिस्टोफर फिर उस बात के लिए कभी भी एग्री नहीं होता था। मिस्टर जॉनसन एक तरह से फुटबॉल को एक बिजनेस की तरह ही देखते थे, जहां से वह ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे, और हर एक बिजनेसमैन की तरह वह जो भी इसके लिए सही होता था ये थोड़ा गलत भी होता था। वह दोनों काम करने से जरा भी नहीं हिचकते थे, बस उन्हें थोड़ा बहुत डर क्रिस्टोफर का ही होता था, क्योंकि अगर वह चीज क्रिस्टोफर को गलत लग गई तो फिर वह किसी भी हाल में नहीं करता था और उनके टीम का मेन फोकस
तो क्रिस्टोफर पर ही होता था। अगर वह मना कर दिया तो फिर उनके प्लान किसी भी काम के नहीं होते थे। इसलिए वह इस बार थोड़ा सा खुश हो गए थे कि क्रिस्टोफर ने अगर मन नहीं किया है तो मतलब वह आने के लिए मान चुका है। फिर उसके बाद वह बाकी सभी टीम मेंबर को बुलाने के लिए चले जाते हैं। क्रिस्टोफर अंदर आकर गुस्से में बड़बड़ आता है, लालची इंसान को तो केवल पैसा ही दिखाई देता है, इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। पर थोड़ा जल्दी वाली बात पर क्रिस्टोफर एग्री हो गया था, क्योंकि वह भी जल्दी से जल्दी इस इवेंट को खत्म करके वापस इटली जाना चाहता था। इसीलिए उसने मिस्टर जॉनसन के बात पर एग्री कर लिया था। क्रिस्टोफर जैसे ही कपड़े बदलकर वापस आया, उसके कमरे का दरवाजा वापस से नॉक होता है। जब वह दरवाजे को खोलता है तो इस बार उसके सामने केविन खड़ा था। केविन पूरा पसीने से नहाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह इटली से जर्मनी भागते हुए आया हो। पर क्रिस्टोफर उसके सारे एफर्ट्स को इग्नोर करते हुए उसकी तरह गुस्से से देखा, कहता है, केविन क्या तुमने टाइम देखना बंद कर दिया है या फिर तुम्हें अब अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? केविन थोड़ा डरते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी सर, मैं टाइम पर ही निकला था लेकिन फ्लाइट लेट हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। क्रिस्टोफर गुस्से से कहता है, मुझे एक्सक्यूज बिल्कुल पसंद नहीं है केविन, तुम्हें पता है ना, इसलिए ये बिना मतलब के एक्सक्यूज बनाना बंद करो और अपनी गलतियों को कंट्रोल करना सीखो। इतना कहकर वह अंदर की ओर चला जाता है और केविन भी सर झुकाए पीछे पीछे आ जाता है। क्रिस्टोफर अंदर जाकर अपने काम में लग जाता है। वही केविन अपने सर को झुकाए हुए खड़ा रहता है। वह एक शब्द भी नहीं बोलना। कुछ देर बाद केविन के कानों में क्रिस्टोफर के गुस्से से चिल्लाते की आवाज आती है, केविन क्या तुम मरना चाहते हो? केविन डरते हुए कहता है, नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर यूं अपने मुंह में टेप लगाकर क्यों खड़े हुए हो? क्रिस्टोफर उसे पर चिल्लाते हुए कहता है। केविन डरते हुए जल्दी से उसे इटली में हुए सभी चीजों का अपडेट देने लगता है। उसे फुटबॉल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद स्टॉप पर केविन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। उसके चुप होते हैं क्रिस्टोफर उसे अपने गुस्से भरी निगाहों से घूर कर देता है। तो केविन जल्दी से बोलने लगता है, सर यह न्यूज़ शेल्वी मैडम और ऑस्टिन सर से रिलेटेड है। क्रिस्टोफर जैसे ही केविन के मुंह से ऑस्टिन और शेल्वी का जिक्र सुनता है, उसके हाथ रुक जाते हैं। फिर वह केविन की तरफ मुड़कर देखने लगता है और फिर अपनी आंखों से इशारा करके उसे आगे बोलने के लिए कहता है। केविन क्रिस्टोफर का इशारा पाकर अपनी बात को जारी रखते हुए उसे जो बात साशा और नैन्सी ने बताई थी वह सब उसे डिटेल्स में बता देता है। जैसे जैसे क्रिस्टोफर केविन की बात सुनता जाता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी, खासतौर से यह बात सुनकर कि ऑस्टिन शेल्वी का पीछा कर रहा था। क्रिस्टोफर को शेल्वी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई कैमरा तोड़ने की? आखिर वह क्या छुपाना चाहती थी? क्या वह ऑस्टिन को मुझसे छुपाना चाहती थी? क्या वह नहीं चाहती थी कि मुझे पता चले उसके और ऑस्टिन के बारे में, या उन दोनों की नज़दीकियों के बारे में? क्या वह मुझसे झूठ बोल रही थी कि वह दोनों केवल बेस्ट फ्रेंड है? क्या शेल्वी सच में ऑस्टिन को पसंद करती है, इसीलिए वह उसे बचाना चाहती है? जैसे जैसे क्रिस्टोफर ये सब सोचता जा रहा था, उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। वह तो कभी शेल्वी और ऑस्टिन को एक साथ इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उसका बस चले तो वह शेल्वी को पूरी दुनिया से छुपा कर कैद कर ले, जो कि वह काफी हद तक कर ही चुका था। लेकिन वह जब भी शेल्वी का चेहरा देखा था वह मजबूर हो जाता था। वह उसके चेहरे पर अब हमेशा स्माइल देखना चाहता था, उसकी आंखों में आंसू नहीं, क्योंकि जब भी शेल्वी रोती थी, न जाने क्यों क्रिस्टोफर के दिल में भी चुभन होती थी। वह जानता था कि अगर वह शेल्वी को अगर कैद कर लेगा तो वह कभी भी खुश नहीं रह पाएगी और ना ही उसके साथ रहने के लिए मांगी। क्रिस्टोफर अपनी सनक भरी आवाज में कहता है, शेल्वी तुम मुझे वह करने पर मजबूर कर रही हो जो मैं कभी भी नहीं करना चाहता हूँ। तुम मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रही हो। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यही रुक जाओ, नहीं तो अगर मेरे कदम बढ़े तो फिर तुम्हें सिर्फ दुख और तकलीफ के कुछ नहीं मिलेगा। क्रिस्टोफर इस वक्त इतने गुस्से में था, उसके शरीर की सारी नसें उभर चुकी थी, मानो वह गुस्से से अभी फट जाएगा। क्रिस्टोफर केविन की तरफ मुड़कर कहता है, तुम जल्द से जल्द एक इंग्लैंड में बास्केटबॉल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करो और ऑस्टिन को वहां जितना जल्दी हो सके वहां भेजो मुझे, और ज्यादा वह इटली में नहीं दिखना चाहिए। इतना कहकर वह गुस्से में अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए एकदम से बाहर निकल जाता है। केविन को अब जाकर सांस में सांस आई थी। इतनी वक्त तक वह अपने सांस को रोके खड़ा था कि पता नहीं कब किस वक्त
क्रिस्टोफर का गुस्सा उस पर फूट पड़े क्योंकि उस वक्त क्रिस्टोफर किसी यमराज से कम नहीं लग रहा था जो कि किसी भी वक्त उसे निकलने के लिए तैयार था। केविन एक गहरी सांस लेकर क्रिस्टोफर के दिए हुए ऑर्डर को जल्दी जल्दी फॉलो करने लगता है। वहीं इटली के एक छोटे से अपार्टमेंट में मैक और कृष्णा वहां खड़े हुए थे और कृष्णा अपने सभी सामान को समेट रही थी। पीछे मैक खड़ा उसे हैरानी से देख रहा था क्योंकि कृष्णा अपने कपड़ों से ज्यादा अपने टैडी को संभाल कर रख रही थी। कृष्णा दरअसल कपड़े तो रखी नहीं रही थी, वह सिर्फ अपने टैडी और बाकी के बेकार सामान को रख रही थी। ये सब देखकर पीछे खड़ा मैक को चिढ़ हो रही थी। अब जब मैक और देर सहन नहीं कर पाता है तो झटके से कृष्णा से उसका बैग छीनते हुए कहता है, तुम ये क्या बेकार की चीजें भर रही हो? मैंने कहा था ना कि तुम केवल अपना जरूरी सामान लेकर मेरे साथ चलो, लेकिन तुम तो ये बेकार गुड्डे गुड़ियों को रख रही हो। क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो? कृष्णा मैक के इतना जोर डांटने से डर जाती है और उसका चेहरा रोने जैसा हो जाता है, उसकी आंखें भी भर आती है। जब मैक देखता है कि कृष्णा अब बस रोने ही वाली होती है तो मैक गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कसता है और फिर एक गहरी सांस लेकर कृष्णा की तरफ देखता है और फिर कहता है, अच्छा ठीक है, अब रोना मत शुरू करना। तुम्हें जो भी लेना है वह ले लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कृष्णा मैक से नाराज होते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम मुझे हमेशा डांटते रहते हो। अगर मैं तुम्हारे पास गई तो तुम हमेशा मुझे ऐसे ही डांटोगे। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह अपने सामान को निकालने लगती है। मैक जब देखता है कि यह लड़की फिर से नाराज होकर उसके साथ जाने से मना कर रही है तो उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कृष्णा से को बड़े प्यार से मनाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें डांटा ना तो तुम भी बदले में मुझे डांट लेना, लेकिन अभी जल्दी से सामान पैक करो, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। कृष्णा, मुझे पहले ही बहुत लेट हो चुका है तो तुम थोड़ा जल्दी करो। कृष्णा अपना मुंह फूलते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हारा काम मुझसे ज्यादा जरूरी है तो फिर तुम मुझे अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हो? अब मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। यह कहकर कृष्णा बेड के दूसरे साइड पर बैठ जाती है। अब मैक का सब्र जवाब दे चुका था। वह काफी देर से कृष्ण को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कृष्ण हर बार एक नए तरीके से उसे नाराज हो जाती थी। वह गुस्से से कृष्णा की तरफ आता है और फिर गुस्से से कृष्णा की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कृष्णा अपना सामान पैक कर रही हो या नहीं? पर कृष्णा उसके सवाल का जवाब ना देते हुए अपने मुंह को दूसरी साइड कर लेती है। ये देखकर मैक अपनी हाथों की मुट्ठियों को भेज लेता है और फिर एकदम से गुस्से में आकर कृष्ण के बाहों को पकड़कर उसे खड़ा करता है और एक झटके में उसे अपने कंधे में उठकर बाहर की तरफ चल देता है। वही कृष्ण को तो कुछ समझ में नहीं आया कि यह अचानक से उसके साथ क्या हो गया। जब कृष्ण को समझ आता है तो वह अपने हाथ पैरों को चलते हुए कहती है, तुम गंदे इंसान, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी शिकायत अपनी माँ से करूंगी। कृष्णा जितना ज्यादा मैक से ना जाने के लिए कह रही थी उतना ज्यादा ही मैक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और उसकी पकड़ कृष्णा पर मजबूत होती जा रही थी। कृष्णा एक झटके से ले जाकर कृष्णा को गाड़ी के बैक सीट पर गिरा देता है और फिर उसके दोनों हाथों को पकड़कर खुद भी उसने बगल में बैठ जाता है और ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा करता है। वही कृष्णा जोर जोर से रोते हुए अपने हाथों को मैक के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वह ऐसा कर नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में कृष्णा वापस मैक के विला में पहुंच जाती है। मैक उसे फिर से अपने कंधों में आकर अपने कमरे में वापस ले आता है और उसे जोर से बिस्तर पर पटक देता है और फिर गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब अगर एक शब्द भी तुमने और कुछ बोला ना तो मैं तुम्हें इस तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दूंगा, तुम्हारी एक भी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी और तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढती रह जाएगी। जैसे ही कृष्णा मैक की धमकी सुनकर सच में डर जाती है, क्योंकि उसको ऊंचाई से बहुत डर लगता था और इस वक्त हुआ है तीसरी मंजिल पर मैक के कमरे में थी, इसलिए वह अपने होठों पर उंगली रखकर बच्चों की तरह चुप होने की कोशिश करने लगती है, पर उसकी हिचकियां इतनी तेज हो जाती है कि वह चाहकर भी चुप नहीं हो पा रही थी। वही मैक जब उसे इस तरह से रोते हुए देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है और वह तुरंत कृष्णा को अपने गले लगाते हुए कहता है, तुम पागल लड़की, मुझे हमेशा गुस्सा दिलाने का काम ही क्यों करती हो? अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं फेंकूंगा।
पर कृष्णा मैक के शब्दों से इतना डर जाती है कि उसकी हिचकियां बंद ही नहीं होती है। अब उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। वह गहरी गहरी सांस लेते हुए रोए जा रही थी। अब मैक जब उसे इस तरह से रोते हुए देखा है तो उसे बहुत बुरा लगने लगता है और वह उसे मनाते हुए कहता है, कृष्णा ठीक है, मैं गलत था, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर तुम रोना बंद कर दो, तुम गुस्सा हो तो मुझे मार भी सकती हो, लेकिन तुम पहले चुप हो जाओ। कृष्णा धीरे धीरे रोते हुए मैक से शिकायत करती है, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे हस्बैंड हो, फिर भाला कौन सा हस्बैंड अपनी पत्नी को ऐसे ट्रीट करते हैं। मेरे पापा कभी भी मम्मा से ऐसे बात नहीं करते हैं, वह तो हमेशा ही बहुत प्यार से मम्मा को ट्रीट करते हैं। तुम अच्छे हस्बैंड नहीं हो, तुम बुरे हस्बैंड हो, मैं तुमसे अब शादी नहीं करूंगी। मैक इस बार कृष्ण को बड़े ही आराम से जवाब देते हुए कहता है, कृष्णा मैंने तुमसे कहा ना, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। अच्छा चलो बताओ कि तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मा को कैसे ट्रीट करते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ भी वैसे ही ट्रीट करूंगा, चलो जल्दी बताओ। ये कहकर वह कृष्णा के मन को भटकाने लगता है। कृष्ण मैक की बात सुनकर बताने लगते हैं कि उसके पापा उसकी मम्मा को कैसे प्यार से बात करते हैं और उनकी सारी बातें मानते हैं। मैक भी कृष्ण के बातों को सुनकर कहता है, अच्छा ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे पापा की तरह तुम्हारी सारी बातें मानूंगा और तुम्हें बहुत प्यार भी करूंगा। प्यार वाली बात सुनकर कृष्ण शर्मा जाती है और वह शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लेती है। जब मैक उसे शर्माते हुए देखा है तो कहता है, अच्छा तो मेरी क्यूट डॉल को शर्माना भी आता है। जब कृष्ण मैक के मुंह से अपने लिए क्यूट डॉल सुनती है तो वह बहुत ही खुश हो जाती है और फिर खुशी से मैक की तरफ देखते हुए कहती है, क्या मैं तुम्हारी क्यूट डॉल हूँ? मैक भी हाँ मैं सिर्फ हिला देता है। इसे कृष्णा खुशी से उसके गले लग जाती है और फिर मैक से कहती है, तो तुम भी क्या मेरे साथ हमेशा रहोगे, जैसे पापा माँ के साथ हमेशा रहते हैं। कृष्ण की बात सुनकर मैक बड़े प्यार से उसके चेहरे को पकड़ कर कहता है, हाँ जिंदगी भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम चाहोगी भी मुझे छोड़ना तभी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। यह कहकर प्यार से वह उसके होठों को चूम लेता है। इटली के एक छोटे से कैफे में शेल्वी और लीजा एक साथ बैठी हुई थी। वहीं उन दोनों के सामने ही एक लड़का बैठा हुआ था जो चेहरे से कुछ ज्यादा ही घमंडी लग रहा था। शेल्वी लीजा की तरफ देखकर कहती है, यार ये तो कुछ ज्यादा ही अपनी तारीफें किए जा रहा है, शक्ल तो उसकी बंदर जैसी है, पता नहीं किसने इसे मॉडल बना दिया। लीजा तुझे इसके सिवा और कोई मॉडल नहीं मिला। लीजा चिढ़ते हुए शेल्वी से कहती है, शुक्र माना कि मैं तेरे लिए एक मॉडल का इंतजाम कर दिया, नहीं तो तुझ से कुछ भी नहीं होने वाला। और अब यह अपने टेढ़ी मेरी शक्ल बनाना बंद कर, नहीं तो तेरी ऐसी शक्ल देखकर अगर यह उठकर चला गया ना तो फिर ले लेना कंपटीशन में भाग। उसकी बात सुनकर शेल्वी जल्दी से अपने एक्सप्रेशन को ठीक करती है और फिर सामने बैठे मॉडल से कहती है, सर आप समझ गए ना जो भी मैंने आपको समझाया है। वह लड़का बड़े ही एटीट्यूड से कहता है, यू डोंट वरी, मैंने ऐसे कामों को यूं ही चुटकियों में हैंडल किया है, ये तो मेरे लिए बहुत ही छोटा काम है। वैसे तो मैं ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट को अपने हाथों में नहीं लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी दोस्त के इतना इंसिस्ट करने पर मैं मान गया, पर मैं इसके लिए पेमेंट ज्यादा चार्ज करने वाला हूँ और हाफ पेमेंट मुझे अभी के अभी चाहिए। शेल्वी कहती है, सर आप जितना कहेंगे मैं उतना आपको पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल वैसे ही मेरे कपड़ों को रिप्रेजेंट करना होगा जैसे कि मैंने कहा है। वह लड़का थोड़ा उगते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया, अब टाइम बताओ मुझे कितने बजे आना होगा। शेल्वी कहती है, आपको 9 o'clock बजे ही आना होगा, क्योंकि पहले हम एक बार प्रैक्टिस कर ले ताकि बाद में कोई भी मिस्टेक ना हो। वह लड़का शेल्वी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, प्रैक्टिस, वो भी मैं बहुत ही प्रोफेशनल मॉडल हूँ, मुझे प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा शो के टाइम पर ही आऊंगा, मेरे पास फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। शेल्वी उसे कुछ कहने को हुई ही थी कि वह लड़का जल्दी से खड़ा हो जाता है और फिर कहता है, ठीक है तुम जल्दी से मेरा हाथ पेमेंट मेरे अकाउंट में डाल दो, मैं कल तुमसे शो के टाइम पर मिलता हूँ। इसके बाद वह बिना शेल्वी की कोई बात सुने तुरंत वहां से निकल जाता है। शेल्वी और लीजा उसे पीछे से जाते हुए देखते ही रह जाती है। फिर शेल्वी लीजा की तरफ मुड़कर कहती है, मुझे तो इस नमूने पर भरोसा नहीं हो रहा है, ये ठीक से मॉडलिंग कर भी पाएगा या नहीं। लीजा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मुझे भी अब डाउट हो रहा है, पर इसके सिवा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं
है अगर तेरे पास हो तो बता। शेल्वी उसकी तरफ देखते हुए उदास सा चेहरा बनाकर कहती है, अगर मेरे पास होता तो मैं तुझे मदद क्यों मांगती। फिर शेल्वी कहती है, चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये थोड़ा बहुत भी कर सका तो मैं नेक्स्ट राउंड के लिए एट लीज एलिजिबल रहूंगी। लीजा शेल्वी की तरफ देखकर कह दी है, अच्छा चल ये सब छोड़ और अब मुझे बता कि तू ठीक तो है ना। मतलब क्रिस्टोफर तेरे साथ ठीक से तो रहता है ना, तुझे परेशान तो नहीं करता ना। और कनक कैसी है। कनक तो ठीक है ना, उसने कनक को तेरे साथ रहने तो दिया ना, क्या हुआ मुझे याद करती है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।